जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा हिंदी के 13वें प्रैक्टिस सेट पर। शानदार सेशन होगा। अगर आपने 50 में से 45 प्लस प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, सही कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 की वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है। सेशन शानदार होगा, आपके ऑल सिलेबस पर आधारित होगा। सो डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि डिटेल भी ऐसा मिलेगा जो शायद ही आपको कहीं मिलता हो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। आपके सामने जो वाक्य दिया गया है वहाँ पर है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। यहाँ पर पूछा गया बेटा जो कोई है ये कौन सा सर्वनाम है। सबसे पहले आप सर्वनाम की परिभाषा को जानो बेटा। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो आपके सर्वनाम होते हैं। चाहे मैं हो, तुम हो, हम है, वे है, ये है, सब आपके सर्वनाम हैं। इनका प्रयोग बेटा हम आवश्यकता अनुसार संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो यहाँ पर कोई को बताना है। अब क्या है, रात के अंधेरे में आप बड़े बहादुर बन के चले जा रहे थे, आगे कुछ मूवमेंट हुई और आप भाग खड़े हुए। घर में मम्मा ने पूछा कि क्या बात थी, तो आपने बताया कोई तो था, कुछ तो था जिसने हमें हिला दिया और हम भाग खड़े हुए। मतलब कोई और कुछ निश्चित नहीं है। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता पाता ना कि क्या है। मतलब निश्चितता का बोध नहीं है। तो जहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं है वहाँ पर बेटा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई निश्चित ही नहीं है कि एक्चुअली आगे मूवमेंट हुई कौन सी थी जो मैं भाग खड़ा हुआ। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मतलब अनिश्चित है। अब बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, पुरुष का बोध कराने वाले जो सर्वनाम होते हैं, ठीक है, वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपसे प्रश्न किया जाता है, और निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है ये वही लड़का है जो कल कुएं में कूद गया था। वो अलग बात है, दौड़ के गए, हम लोगों ने उसे मिलके बचा लिया, तो वही वाला है। मतलब फिक्स कर दिया, निश्चितता का बोध है। मतलब जहाँ पर आपके निश्चितता का बोध होता है, जैसे कि वह, यह आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। सो राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैंने समय लिया है यहाँ पर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए समय तो भाई देना पड़ेगा। अगर आप समझेंगे तभी तो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि प्रश्न सेम मिल भी सकता है लेकिन संभावना बहुत कम होती है। उसी तरीके का मिलता है, फॉर्मेट सेम होता है, क्वेश्चन सेम नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है सेट करने वाला ना, पेपर सेटर जो होता है, शानदार प्रश्नों को लेकर के आता है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आपकी आंखों के सामने के होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। तो अगर आप पैटर्न को समझेंगे ना कि एक्चुअली कैसा होगा, तब तो सही कर पाओगे। लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है बेटा। कारक क्या होते हैं ना, आपका जो कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होता है, इनको जोड़ने का काम जो करते हैं वो आपके कारक होते हैं। और हिंदी में अगर हम बात करें कारक की, तो इनकी संख्या बेटा 8 है। हिंदी में आपको 8 कारक देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, 8 कारक में आपको बेटा मिलेगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के, अधिकरण में पय पर संबोधन, हे हो रे, अरे मैंने एक कविता सुना दी, यही सारे के सारे हैं। अब जो कारक चिन्ह है उनके बेटा कारक चिन्ह भी होते हैं। मतलब जो कारक हैं उनके कारक चिन्ह भी होते हैं, मतलब प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पर जो से दिया गया है, इसमें पूछा गया है एक्चुअली जो से है ना, यहाँ पर कौन सा कारक है बेटा। यहाँ पर एक बात दिमाग लगाओ, ये एक्चुअली क्या है, नन्हा सा मुन्ना सा एक पेड़ खड़ा हुआ है, और ये इसमें लड़का एक चढ़ गया है और धम्म से नीचे गिरा करके यहाँ पर गिरा के नीचे। तो आप देख रहे हो पेड़ से अलग होकर के गिर गया, मतलब क्या हो गया बेटा, अलगाव हो गया। और जहाँ पर होता है अलगाव वहाँ पर होता है अपादान का प्रभाव। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जहाँ पर आपका से कारक चिन्ह होता है, लेकिन इसका जो मतलब है ना वो कहीं ना कहीं अलगाव प्रदर्शित करने का होता है, अलगाव दिखाता है। जैसे कि मैं दिल्ली से हरियाणा जाता हूँ, दिल्ली से अलग हो गया, हरियाणा के लिए मैं निकल रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, वहाँ पर भी अलगाव होगा। मतलब जहाँ जहाँ भी अलगाव होगा, गंगा आपकी हिमालय से निकलती है, अलगाव हो गया, वो आप ये ना कहना कि पीछे गंगा तो वहीं से जुड़ी हुई है, माना जाता है, ठीक है, अलगाव हो गया, तो वहाँ पर बेटा क्या हो गया, आपके अपादान कारक होंगे। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। लेकिन हमने बताया था कि विस्तार ऐसा जो शायद कहीं मिलता नहीं। संप्रदान में बेटा क्या होता है, यहाँ पर आपका कारक चिन्ह को आता है, और ये जो को होता है ना,
ये बेटा के लिए के अर्थ में आता है। ठीक है, अगर बात करें कर्म कारक में तो कर्म कारक में बेटा आपका को आता है, इसका कारक चिन्ह। अधिकरण में आपका क्या आता है, में बहुत पूछा जाता है, पर बहुत पूछा जाता है। ये कारक चिन्ह जहाँ नजर आएंगे वहाँ अधिकरण होगा। सो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बेटा अगला शानदार प्रश्न दिया गया है कि पापी में कौन सा विशेषण है, पापी में कौन सा विशेषण है, ऐसा प्रश्न आपसे किया गया है। यहाँ पर जो पापी दिया गया है यहाँ पर विशेषण पूछ रहा है। बेटा विशेषण वे शब्द होते हैं जो आपके संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम करते हैं, सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम करते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो आपके संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। कभी कभी तो भैया विशेषण की भी बता देते हैं विशेषता, वो आपके विशेषण होते हैं। ठीक है, मोटा पतला, हट्टा कट्टा, दुबला पतला, समझ रहे हो। तो वही कह रहा है इसमें किस में जाएगा बेटा, ये सारे के सारे आपके विशेषण होते हैं। अब यहाँ पर पापी दिया गया है, इसमें कह रहा है कौन सा विशेषण है। तो बेटा पापी जो होता है ना, ये एक गुण होता है। पापी क्या होता है बेटा, एक गुण होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह बड़ा पापी व्यक्ति है, व्यक्ति की विशेषता पापी बता रहा है, वह बड़ा पापी आदमी है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेटा आपका राइट हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, विशेषण तो होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने का, लेकिन संख्याएं दी गई होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, वही कह रहा है। ओके चलो अगला बेटा सार्वनामिक विशेषण। मतलब विशेषण तो होगा लेकिन बनेगा किससे, सर्वनाम से बनेगा। मतलब जिस विशेषण का जो जन्म है या विशेषण जो बनता है अगर वो सर्वनाम से बनता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। और परिमाणवाचक विशेषण में बेटा क्या होता है, मात्रा बतलाने का काम होता है। मतलब कम ज़्यादा, ये आपके मात्रा बतलाने का काम करते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 3 का। मैं डिटेल देते हुए इसलिए चल रहा हूँ ताकि थ्योरी क्लास की आवश्यकता ही महसूस ना हो और प्रैक्टिस भी होती रहे। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली जो कहावत है ना, वो बिल्कुल सच हो जाए। बेटा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, ये आपसे प्रश्न किया गया है। अगर हम बात करें संज्ञा की तो किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, कुछ भी हो, देश दुनिया धरती में कुछ भी है, अगर उसका कुछ न कुछ नाम है तो वह आपकी संज्ञा है। और व्युत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछा गया है संज्ञा के कितने भेद हैं। तो प्यारे बच्चों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के आपके 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, एक आपका रूढ़ है, दूसरा आपका बेटा यौगिक है और तीसरा है योग रूढ़। ठीक है, ये 3 रूप हैं व्युत्पत्ति के आधार पर किसके, तो संज्ञा के। 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। सो 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द कौन सा है, या इस शब्द का अगर बात करें तो किस भूमिका में है। क्या यह संज्ञा की भूमिका निभा रहा है, सर्वनाम की, विशेषण की, या फिर अव्यय की। 5 नंबर का प्रश्न है बेटा। आहा जो है ना, आहा मज़ा आ गया, मतलब खाना कोई टेस्टी बना या कोई भी खाद्य पदार्थ इतना टेस्टी था कि खाया हमने और बोले आहा मज़ा आ गया, वाह मज़ा आ गया। ये सब क्या है बेटा, ये जो आपके हैं ना ये अव्यय होते हैं, अव्यय होते हैं। अब आप कहोगे सर अव्यय का मतलब क्या है, व्यय का मतलब होता है जिनमें आप बदलाव कर सकते हो। अगर गणित की भाषा में बात करोगे तो व्यय का मतलब होता है खर्च करना, तो खर्च करोगे जब कैश करा पाओगे। लेकिन यहाँ पर जो व्यय का मतलब है वो बेटा बदलाव से है। मतलब कह रहा है जिन शब्दों को आप लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार बदल नहीं सकते, कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, वो आपके क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अगर व्यय की बात करोगे तो लिंग वचन कारक के अनुसार हम बदलाव करने में सक्षम हैं, कर लेंगे हम। लड़का का लड़के बना लेंगे, पुस्तक का पुस्तकें बना लेंगे, मतलब एक वचन से और लिंग के हिसाब से हम आदमी औरत कुछ भी करके देख लेंगे। लेकिन अगर अव्यय हो जाएगा ना, आ लगाने से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। व्यय मतलब तुम बदल सकते हो, आ लगा देगा तो भैया अब नहीं बदल पाओगे आप। तो अव्यय का मतलब होता है जिसे आप व्यय नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो आहा बेटा अव्यय में चला जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात रही संज्ञा की, तो परिभाषा बता ही चुका हूँ, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले विशेषण कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल 5वें नंबर वाला आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चुनाव करना है। कोई भी प्रश्न कितना जटिल से जटिल आपके सामने क्यों ना आ जाए, अगर लिंग आपसे पूछा गया है, लिंग का मतलब जानते हो ना, मतलब स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके लिंग होते हैं। और जानते हो दो ही अवस्थाओं में आपको मोस्टली मिलता है। हिंदी में आपके लिंग बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। उभयलिंग नहीं होता अपनी हिंदी में, ठीक है, मतलब दो ही होता है। संस्कृत की बात हम यहाँ पर नहीं करें बेटा। पुल्लिंग में क्या होता है, मतलब पू से पुल्लिंग हो गया और पू से हो गया पुरुष जाति का। जिस लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है वो आपका पुल्लिंग होता है। सो ऑप्शन पर चलते हैं। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया होता है विशेषण रूपी हथियार। मतलब अगर आपके पास विशेषण है ना, पुल्लिंग विशेषण जानते हो ना, मोटा पुल्लिंग है, मोटी स्त्रीलिंग विशेषण है, अच्छा पुल्लिंग विशेषण है, अच्छी स्त्रीलिंग विशेषण है, कैसा पुल्लिंग विशेषण है, कैसी स्त्रीलिंग वाला विशेषण है। तो आप समझ गए ना। अब यहाँ पर क्या होता है, विशेषण का प्रयोग करके देख लेना। अगर विशेषण स्त्रीलिंग को सूचित करेगा, स्त्री जाति का बोध कराएगा, तो आपका जो भी शब्द दिया गया है वो आपका बेटा स्त्रीलिंग वाला शब्द कहलाएगा। अगर विशेषण होगा वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति वाला विशेषण है, तो जायज़ सी बात है वो व्यक्ति क्या होगा, पुल्लिंग में होगा, या जो भी उदाहरण आपके सामने दिया गया वो पुल्लिंग के अंतर्गत है। अब सीधे सीधे हम प्रश्नों में चलते हैं, डिटेल इतना काफ़ी है यहाँ पर। तो कह रहा है पुल्लिंग का चुनाव करना है बेटा। नदी यहाँ पर दी गई है, मैंने कहा कैसी नदी पार करनी है, ये नदी बड़ी अच्छी है, कुछ भी बोलूँगा। स्त्रीलिंग का है सो स्त्रीलिंग रहेगा, पुल्लिंग पूछा गया, ऑप्शन नंबर 1 कट हो जाएगा। पानी, अब आप क्या कहोगे, पानी बड़ा अच्छा है, पानी के लिए नहीं बोलोगे कि पानी बड़ी अच्छी है, ये नहीं बोलोगे, अच्छा बोलोगे बाबू। सो ऑप्शन नंबर सी नहीं भाई, गलत बोल गया मैं, ऑप्शन नंबर बी। टिक मैं सही कर रहा हूँ लेकिन मुंह कुछ और कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इलायची, बोले इलायची बड़ी अच्छी है, सो अच्छी स्त्रीलिंग का विशेषण है, सो इलायची भी स्त्रीलिंग होगा, ये भी कटेगा। और प्यास, बोले ये कैसी प्यास है, जो बंदा बड़ा उदास है, तो कैसी क्या है, ये भी आपका स्त्रीलिंग को सूचित करता है। सो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल कट हो जाएगा। अगला सवाल है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। अब बेटा को जो होता है ना वो आपका के लिए के अर्थ में भी आता है, तो मोस्टली जो को है ना वो के लिए के अर्थ में आता है। लेकिन यहाँ पर जो को दिया गया है वो बेटा कर्म अगर दे देता है ना तो फिर कहीं ना कहीं हमें कर्म की ओर जाना पड़ता है। अगर आपके वाक्य दिया गया है और वाक्य में पूछता है तो अर्थ के अनुसार कर्म और संप्रदान कौन सा होगा, ये जब हम वाक्य को सॉल्व कर रहे होंगे, वाक्य पर होंगे, तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वैसे को की बात करें, कारक चिन्ह किसका है बेटा, तो कर्ता ने कर्म को, तो को आपका बेटा कर्म कारक का है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करण कारक में बेटा जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है, लेकिन से क्या करता है, साथ निभाने का काम करता है। साथिया, साथ निभाना मतलब अलगाव का भाव प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन जिस भी आपके कारक में से कहीं ना कहीं अगर अलगाव को प्रदर्शित करता है तो वो बेटा आपका अपादान, आ से क्या होता है अलगाव, आ से अपादान में चला जाएगा, ठीक है। संप्रदान में बेटा के लिए आता है आपका, ओके। अगला दिया गया है अधिकरण में आपका में पे पर आता है, मैंने आपको पहले भी अधिकरण वाला बताया ही था, तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अगला सवाल दिया गया है कि राम खाना खाता है, खा लो भैया खाना खा लो, मौका मिला है। तो बिल्कुल राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त किया गया है, कौन सा वाच्य का प्रयोग बेटा राम खाना खाता है में प्रयुक्त किया गया है। वाच्य की अगर हम बात करें तो हिंदी में बेटा आपके 3 वाच्य होते हैं। एक आपका होता है कर्तृवाच्य, जिसमें आपके कर्ता के बारे में, कर्ता की प्रधानता होती है, कथन का भार कर्ता पर पड़ता है। दूसरा होता है कर्मवाच्य, जिसमें आपके कथन का भार कर्म पर पड़ता है। और तीसरा होता है भाववाच्य, जिसमें जो
भाव होता है उसकी प्रधानता होती है आपके वाक्य में। ठीक है, तो अब बेटा 8 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है और जल्दी से हमें क्या करना है, हमें आंसर करना है। सो राइट आंसर बेटा यहाँ पर हो जाएगा राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, ध्यान से देखना, राम खाना खाता है। तो यहाँ पर बेटा आपके कर्मवाच्य की प्रधानता है। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। बेटा दो भाषा के शब्द जब मिलते हैं तो संकर शब्द बनता है। इधर से आई रेल, इधर से आई रेल और इधर से आई गाड़ी, दोनों मिल गए तो बच्चा बन गया रेलगाड़ी। क्या बन गया, रेलगाड़ी। तो आपने देखा दो भाषाओं के शब्द हैं, ये आपकी इंग्लिश भाषा का है और ये भी किसी भाषा का शब्द है। सो दोनों आपस में मिले, एक नया शब्द बन करके तैयार हो गया। तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिल करके बनते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके 9 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल में बोलूँ, प्रश्न बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, मतलब यही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वही पे घूम रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला सवाल, मतलब अगला प्रश्न। ओके, प्रश्न बेटा सुत दिया गया है, यहाँ पर सुत दिया गया है, शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है, स्त्रीलिंग में इसे चेंज करना है, तो किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम। मतलब सुत जो शब्द है इसे स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग में बदलना है तो किसका प्रयोग करेंगे। मोस्टली क्या होता है, जो बड़ा आ होता है ना, ये आपका बेटा प्रत्यय होता है। बाद अच्छा प्रत्यय, और वो जानते हो कि नहीं जानते हो, प्रत्यय का ही बात कर रहा है। मतलब आपका कोई बेटा ये आपका क्या है, एक्चुअली एक शब्द दिया गया है, शब्द के बाद में अगर आप कुछ जोड़ते हो, शब्द के बाद में कुछ जोड़ते हो तो प्यारे बच्चों आपका प्रत्यय होता है। अगर शब्द से पहले आप कुछ भी ऐड करते हो तो वो उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया, मतलब मामला भैया बाद का है। तो बेटा अगर बड़ा आ लगा दो ना आप, तो मोस्टली क्या होता है, स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। तो सुत यहाँ पर दिया गया है, तो सुत जो दिया गया है बेटा हलंत के साथ आ है, इसमें बड़ा आ जब जोड़ोगे तो स्वर जब जोड़ दोगे तो स्वर विहीन वाला संधि पढ़ाई है अभी मैंने, बढ़िया बताया है स्वर विहीन क्या होता है। तो बड़ा आ बेटा इसके साथ मिलेगा, बड़ा आ की मात्रा ऐसी होती है, तो सुत से क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, सुता बन जाएगा। सुता क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, और ये सुता क्या बेटा स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। तो कौन सा प्रत्यय ऐड किया है मेरे बच्चों, बड़ा आ वाला ऐड किया है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बेटा छा छत्री जो दिया गया है वर्ण किसके योग से बना हुआ है। आपसे प्रश्न किया गया है कि छा छत्री वर्ण किन वर्णों के योग से बनाया गया है। बच्चों अगर हम बात करें छा छत्री आपके शब्दकोश में या हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में नहीं, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी डिक्शनरी में किसके बाद आएगा, तो प्यारे बच्चों का के बाद में आपका छा छत्री आता है। पहली बात समझ लेना, बहुत पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें छा छत्री की बनता किससे है, तो प्यारे बच्चे आधा का से बनता है और सा से षटकोण से मिलकर बनता है। इन दोनों से मिक्स होगा फिर आपके छा छत्री का जन्म होता है। जैसे आप त्रिशूल की बात करेंगे, ता से त्रिशूल होता है, शंकर जी वाला समझ लेना, तो वहाँ पर जो त्रा होता है बेटा आधा ता और पूरे रा से मिलकर के बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझते हुए चलिएगा। सो राइट आंसर आपका का और सा होना चाहिए। तो 11 नंबर के प्रश्न में ए नंबर का ऑप्शन ही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। मतलब अगर हम मुंह से अपने घा 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 बोल रहे हैं, कंठ की जो है क्या हो रहा है, कंठ के माध्यम से निकल रहा है, कंठ में कंपन हो रहा है, पूरा काम कंठ का हो रहा है, कुछ नहीं निकले का मतलब का कंठ का। मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि जो कंठ वर्ण होते हैं ना, आपके कंठ वर्ण जो होते हैं इनमें जो है आपके मतलब इस वर्ग के अंतर्गत या कंठ वर्ण में जो भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा, कंठ होता है। उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है।
अरे मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला कंठ, साउंड बक्सा यही है ना तुम्हारा, काम करना बंद कर लिए तो बस बोल ना पाओगे। तो कह रहा कंठ वर्ण में अगर बात करें बेटा तो आपके का, खा, गा, घा, अंगा। अंगा को हालांकि बेटा अगर हम बात करें तो ये आपके अनुनासिक वर्ण में भी आता है, अनुनासिक वर्ण इन्हें बोला जाता है, या फिर इसे पंचमाक्षर बोला जाता है, पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, काका गागा अंगा। ओके, तो अब यहाँ पर काका गागा अंगा का तो घा से घड़ी दिया गया, घड़ी आपका दिया गया, तो उच्चारण स्थान कौन सा बेटा, कंठ हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बेटा दंत की तो दंत में आपका तथ ददा, ता था दा धा ना, ये आपके जो है दंत में आते हैं, ता था दादा ना, ता था दादा ना, इस तरीके से बोलना होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तालु में, तो अब क्या बताओगे आप लोग, तालु में कौन से आते हैं, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे तालु में कंपन होने लगता है और मूर्धा जीभ आपके ऊपर जा करके पीछे वाले सिरे को ऊपर वाले छूती है जा करके, वो मूर्धा वर्ण के अंतर्गत आते हैं। डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, ठीक है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, विजिट करिएगा ज़रूर जा करके। समझदार बच्चे देर नहीं लगाते, क्योंकि जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं ना, मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं, वही मिलता है अगर आप भरोसे पे बैठे रहोगे तो, समझ रहे हो। इसलिए कोशिश करनी पड़ेगी भाई, कोशिश करो। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अरे वर्तनी कौन सी शुद्ध है, 4 दिए गए हैं, 3 गलत वाली हैं और 1 सही वाली है, और सही वाली ही हमें ढूंढनी भी है। आशीर्वाद कौन सा होता है बेटा, अगर आशीर्वाद की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, आशीर्वाद होता है, हमेशा ध्यान रखने का। ऐसे करके लिख देता है ना, आशीर्वाद, ऐसे मोस्टली लिखा मिलता है, आप कहीं भी आते जाते हुए देखिएगा ऐसे लिखा होता है, आशीर्वाद है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आ के बाद में आशीर बोला जा रहा है ना, सा के बाद में जो रा आता है, ये आगे वाले वर्ण में रेफ बनाएगा जा करके बच्चों, पहले वाले में थोड़ी ना रेफ बनाएगा। रेफ जानते हो कि नहीं, कर्म लिखा होता है, तो उड़ंत जो है ये रेफ होती है, कर्म हो गया, धर्म हो गया। और पढ़ने के मामले में कितना भी बोलता रहूं, बहुत बड़े बेशर्म हो आप लोग। तो बेशर्म, बेशर्म जानते हो ना, तो बेशर्म भी बेटा आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है, उसमें भी रेफ लगा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, समास का अर्थ क्या है। बेटा समास जो होता है ना, ये 2 पदों का मेल होता है, 2 पदों का कह सकते हैं, या 2 शब्दों का मेल होता है आपका क्या, समास। लेकिन अगर संधि की बात करोगे तो बेटा जो संधि होती है ना, 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल होती है, 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल होती है, कौन, आपकी संधि। मतलब 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल हो जाए तगड़ा वाला खेल, तो वहाँ पर संधि मिलेगी। अगर 2 पदों का या शब्दों का मेल होगा, उसके बाद भैया खेल होगा, तो समास होगा। ठीक है। तो समास का मतलब अगर बात करें क्या होता है, तो इसका मतलब होता है संक्षेप कर देना, संक्षिप्तीकरण कर देना। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बेटा बहुव्रीहि समास जो है, समास की परिभाषा तो अभी मैंने बताई, बताने की आवश्यकता नहीं। बहुव्रीहि समास बेटा ऐसा समास होता है जिसमें आपके पूर्व पद भी होता है और उत्तर पद भी होता है। आप जानते हो समास में 2 ही पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है जो पहले वाला होता है, उत्तर पद बाद वाला होता है। तो जिस समास में न भैया पूर्व पद की प्रधानता हो न उत्तर पद की प्रधानता हो, किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, ठीक है, किसी तीसरे पद का जलवा हो, इसी की प्रधानता हो, किसी तीसरे पद की, सो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। लंबोदर जानते हो ना, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दशानन जानते हो ना, रावण, वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ऑप्शन पर आते हैं बेटा। राइट आंसर एक्चुअली हमें चुनना है यहाँ पर। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई, बहुव्रीहि समास में दोनों पद आपके अप्रधान होते हैं। त्रि मतलब होता है 3। एक बात और समझा दो बेटा,
त्रि का मतलब हो गया 3, और भुज माने होता है बेटा भुजाएं। तो 3 भुजाओं का समूह जो होता है, या 3 भुजाओं का जो समागम होता है, संगम होता है, वो आपका त्रिभुज होता है। त्रिभुज ऐसे बनता है भाई, ऐसे ऐसे मैथ वाला ये तुम्हारा त्रिभुज है। बाकी ऐसे ही नहीं बनता है, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे कैसे भी बनाओ तुम्हारी में 3 कोने होने चाहिए, 3 भुजाएं होनी चाहिए, वो त्रिभुज होता है। नाम ही है त्रि मतलब 3, भुज माने भुजाएं यहाँ पर हैं। दूसरा यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पर त्रि और भुज दिया गया है। सो पहला पद क्या है? संख्यावाची विशेषण है। ये पहला पद है पूर्व पद। तो जिस समास में प्यारे बच्चों पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, वो प्यारे बच्चों आपका द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो पहले वाले में तो भैया द्विगु समास है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा। 9 यहाँ पर दिया गया है। 9 मतलब हो गया 9 गिनती वाला, और रात्रि मतलब 9 रात्रि का समूह है। 9 संख्यावाची विशेषण फिर से है। सो नवरात्र में भी द्विगु समास है। सो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर कट हो जाएगा। आगे बेटा दिया गया है त्रिलोक। त्रि मतलब गिनती का 1 2 3, 3 लोकों का जो समूह होता है, समागम होता है। तो त्रि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए मतलब ये भी आपका ऑप्शन क्या है? द्विगु समास में आता है। तो एक ही बचता है। और मैंने आपको उदाहरण में शायद मुजबानी समझाने में भी बताया था, दशानन आपका क्या होता है बेटा? बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। क्योंकि इसको तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे? 10 हैं आनन जिसके, मतलब जिसके 10 सिर हैं, 10 सिर 10 सिर 10 सिर। ओ पता चला रावण, रावण। तो राइट आंसर क्या आया? रावण। तो ना बेटा 10 की प्रधानता है इसमें, ना आनन। आनन मीन्स क्या होता है? सिर। आनन मीन्स क्या होता है? सिर। लिख दिया मैंने यहाँ पर, आनन मीन्स सिर होता है। तो जिसके बेटा 10 सिर होते हैं ना, वो बंदा रावण होता है। और रावण होता है सो क्या होता है? दशानन आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। ओके चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? बेटा 4 ऑप्शन में 3 तो सारंग के अर्थ है, मतलब 3 तो सही हैं, चौथा है गलत। मतलब 3 आपके सही है, चौथा है गलत, और जो है गलत वही आपकी नज़र में सही होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपसे यही करवा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और 16 नंबर के प्रश्न को जो है सॉल्व करते हैं। बेटा जो सारंग होता है ना, सारंग, सारंग का मतलब आपके पपीहा होता है। सारंग का मतलब प्यारे बच्चों पपीहा होता है। सारंग का मतलब बेटा कामदेव होता है। सारंग का मतलब अगर हम बात करें तो राजहंस भी होता है सारंग का मतलब, लेकिन शहद बेटा सारंग का मतलब नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर बी 16 नंबर के प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। सारंग का बेटा अर्थ कौन सा नहीं है? तो शहद नहीं है। शहद जानते होंगे आप सभी, गांव में मम्मा को ही खांसी आती थी तो तुलसी के पत्ती ले लेती थी, उनका रसा निचोड़ा या फिर पत्ती मिक्स किया, खिला दिया, ले खा ले मेरे लल्ला, खांसी जुकाम तेरा ठीक हो जाएगा, शुरुआती दौर में। ठीक है, तो वही शहद है जो मीठा मीठा होता है। और आप जानते हो वैदिक युग के लोग, जो आर्य लोग थे, मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। आपने इतिहास में भी पढ़ा है। दांतों तले अंगुली दबाना, अब मतलब सामने तुमने ऐसा कुछ देखा कि ऐसे दबा के रह गए दांतों के नीचे उंगली, इसका मतलब क्या है? 17 नंबर का प्रश्न है। मुसीबत में पड़ना, मतलब मुसीबत में पड़ोगे तो दांत के नीचे उंगली दबाओगे, बेटा 9 2 11 हो जाओगे। समझदारी उसी में, भाग खड़े होना। ठीक है, बहुत हैरान होना, नाना नाना मतलब दीनता प्रकट करना, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। आश्चर्य, क्या बात है, मतलब दांतों तले उंगली, अरे अरे अरे, उसका लड़का मतलब आप इतने होशियार हैं कि पढ़ते 6 में है और क्वेश्चन हाई स्कूल वाला सॉल्व कर दिया। ताजुब वाली बात, वही करे, आश्चर्य, उंगली दबाना। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो। मैं बेटा आपके परिवार, आपके समाज, आपके परिवेश से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ प्रश्नों को, जिससे कि मैं अलग तरीके से आपको समझा पाऊँ और प्रश्नों में जो फंसाव है ना वो आपका कम हो पेपर के दौरान, क्योंकि दिक्कतें आती हैं, मैं समझ रहा हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं मेरे।
तो मैं नहीं चाहता हूँ ना कि कंफ्यूज हों। अगर बंदे की मेहनत पसंद आ रही है तो ईमानदारी से लाइक करके जाइएगा, और पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट तो तुम चुटकियों में टाइप कर दोगे, पूरा भरोसा है बंदे को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? मतलब 3 तो हैं, चौथा नहीं है। जो नहीं है वही सही है, ठीक है। मतलब कौन सा वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा बेटा। वायु का जो पर्यायवाची है ना वो अनिल होता है। अनिल बेटा आपके वायु का, हवा का पर्यायवाची है। मारुत बेटा वायु का पर्यायवाची है। वायु का पर्यायवाची समीर भी है। सो ये सब के सब तो हैं, लेकिन बेटा समर, बोले समर सीजन चल रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इन सब में से नहीं मिलता। मतलब वायु का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो समर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटना है। मतलब 3 जोड़े आपके उचित हैं, एक आपका सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। अनुचित जोड़ा छांटना है मतलब गलत वाला छांटना है। अब क्या हुआ कि आप बोले कि अरे लगता है हमारी चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो भैया की तूती बोलती है। तूती बोलना मतलब बोलबाला होना, ठीक है। सब कुछ उसी के अनुसार चलना, बोलबाला होना, और यहाँ पर विरक्त होना दिया गया है, सो गलत है। और आपसे अनुचित जोड़े का ही पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ए ही हो जाएगा। आगे बढ़ने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आंसर जो है ना पहले ही फुदक के आ गया। बोले ये तो मानेगा नहीं, निकाल के ही मानेगा, इससे अच्छा मैं पहले ही आ जाता हूँ। तो यहाँ पर बेटा तूती बोलने का मतलब होता है बोलबाला होना, मतलब किसी उसी व्यक्ति की चलना, किसी और की कुछ न चलना, ठीक है। ढेर करने का मतलब होता है हरा देना। बात तो बिल्कुल सही सही मेल है। डंके की चोट पर, स्पष्ट शब्दों में, अरे डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ। शायद यूट्यूब इतिहास में कोई ऐसा आपको समझाता हो, अगर कोई समझाता है तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला है जहर की पुड़िया मतलब धोखेबाज। बोले जहर की पुड़िया कहाँ लिए घूम रहे हो? अरे ये दोस्त वो है जो दोस्त दोस्त ना रहा, तो समझ लेना यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तूती बोलने का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति की ही चलना, मतलब जलजला होना, बोलबाला होना, और किसी की कोई भैया सुनते नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द बताना है। काला अक्षर कौन सा दिया गया है? एक्चुअली यहाँ पर आपका काला अक्षर कौन सा भाई? कौन सा काला अक्षर है? अब वही बात हो गई यार, काला अक्षर भैंस बराबर, कौन सा अक्षर काला है बताओ इसमें से। तो हमें एक्चुअली यहाँ पर झंडा लेकर के चलना है, राष्ट्रीय झंडा हमारे जवानों की, साथ ही साथ हमारे देश की, साथ ही साथ आप सबकी जो जान है, आन मान शान है, तिरंगा की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब झंडे की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब बेटा यहाँ पर बात करेंगे कि हम सभी अभिवादन करते, मतलब कह रहा राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो यहाँ पर जो झंडा दिया गया है ना, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है, मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द का एक्चुअली आपको चुनाव करना है। तो अब बेटा झंडा आपका ध्वज भी होता है। 20 नंबर का प्रश्न जो है, झंडा आपका क्या होता है? ध्वज भी होता है, तो ध्वज सही है। और झंडा बेटा आपका पताका भी होता है, तो पताका भी सही है। बाकी सेतु झंडा का मतलब होता नहीं है, सो सी भी कट हो जाएगा, डी भी कट हो जाएगा। अब मामला गंभीर है, ए भी सही है, बी भी सही है। अब इन दोनों में चुनाव करना है, किस में वास्तविकता में ज़्यादा सही अर्थ निकलता है। तो राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए है, ध्वज बोला जाता है। आप तभी कहते हो राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। सो यहाँ पर राष्ट्र ध्वज मतलब यहाँ पर जो ध्वज है ये झंडे का एक उचित पर्यायवाची है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, सो इस ऑप्शन को भी हमें हटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से ऊहापोह का पर्यायवाची कौन सा होगा? ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा बेटा? ऊहापोह असमंजस की स्थिति में होना। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा?
बिल्कुल राइट होगा। बोले उतनी देर से धर्म संकट में डाल दिया है। अब क्या है ना कि वो कह रहा है कि अगर मेरे साथ रहना है तो उसे छोड़ दो। अब मैं ऊहापोह की स्थिति में हूँ कि उसे छोड़ूं या फिर तुझे छोड़ूं, है ना। तो असमंजस की स्थिति है, विचार विमर्श की स्थितियाँ चल रही हैं। चलो वो क्लियर हो गया। अंधे को दीपक दिखाना। एक बात बताओ, एक व्यक्ति, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो तो देखो होता है, ईश्वर ने जिसे जैसा बना दिया है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। उसे हम दिव्यांग के नाम से जानते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है। तो बेटा जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो ब्लाइंड है, अंधा है, जो देख नहीं सकता है, उसे आप दीपक दिखाकर क्या करेंगे बताइए। उस व्यक्ति को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, बहुत गलत हुआ है उसके साथ, मैं मानता हूँ। अब उसे हम दीपक दिखा रहे हैं, जब उस व्यक्ति को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा तो आपके दीपक दिखाने का क्या उद्देश्य है? तुम अपने लिए दिखा रहे हो, उसके लिए थोड़ी दिखा रहे हो। इसका मतलब क्या है, मैं एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अंधे को रास्ता रोशन करोगे, तुम क्या करोगे बेटा? अंधे की लकड़ी तो बन सकते हो लेकिन रास्ता रोशन नहीं करोगे। नासमझ को रोशनी देना, अरे क्या बात है, नासमझ को बेटा तुमने रोशनी दिखा रहे हो। मतलब कह रहा है, देखो एक्चुअली तो देखो यहाँ पर ब्लाइंड के ऊपर जा रहा है, दिव्यांग के ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो जो अर्थ है ना वो कुछ और निकल रहा है कि जो दिव्यांग व्यक्ति होता है ना, उसको क्या देते हो? अच्छा, रोशनी देना होता है ना। ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मैंने स्किप किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ना समझ को आप क्या कर रहे हो? उपदेश दे रहे हो। चलो हम समय रहते हमने पढ़ लिया ऑप्शन, नहीं तो मामला गलत हो जाता, मेरे प्यारे बच्चे परेशान हो जाते कि रोशनी देने वाला हमने सही कर दिया। ना समझ को बेटा उपदेश देना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट कर लेना। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है क्योंकि अभी देर नहीं हुई है। तैयारी को धार देने का काम शुरू कर दो, ठीक है? हमारे साथ जुड़ जाओ फटाफट। उसके बाद अपनी तैयारी को धार के ऊपर धार लगाते रहो, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, आप एक कुल्हाड़ी लेकर के दिन भर काटते रहोगे ना तो उतना काम नहीं कर पाओगे जितना अगर धार देने पे लगाओगे। धार जितनी ज़्यादा होगी, सामने पेड़ आएगा तो 4 कुल्हाड़ी में कट के अलग हो जाएगा। समझदारी। ऐसे आपकी जो है धार उसकी उल्टा हो गई है, काटते रहो। 100-200 बार में कहीं एक कटेगा, अगले ने 4 बार में काट दी तो वो तुमसे आगे हो गया ना, समझ लो। पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का। लोकोक्ति बेटा अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है, ठीक है? लोकोक्ति जो होती है वो अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, लेकिन जो बेटा मुहावरा होता है, क्या होता है मुहावरा? ये मेरे बच्चों एक वाक्यांश होता है। क्या होता है? मुहावरा एक वाक्यांश होता है, वाक्य का एक हिस्सा होता है, वाक्य का एक भाग होता है। सो 23 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? पैसे से ही आदमी की इज्जत है। मतलब जर है तो नर, नहीं तो खंडहर। देखो कितना बढ़िया लिखा है, लोकोक्ति है। जर है तो नर, है तो नर तुम्हारी पूजा होगी, और नहीं है तो खंडहर जैसे पड़े रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बार बार गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मौका चूका नहीं है, क्योंकि अब भी अगर उठ खड़े हुए तो मैदान जीत लोगे, और अगर मान के बैठे ना तो कुछ हो ना पाएगा। फिर सब यही कहेंगे तुमसे ना हो पाएगा, फिर बाद में उदास हो जाओगे, यार वो बोल रहा है कि तुमसे ना हो पाएगा, है ना? इसलिए ध्यान रखना। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अवनि का विलोम बताना है। विलोम मतलब बेटा होता है उल्टा अर्थ देने वाला। उल्टा अर्थ देने वाला क्या होता है? विलोम होता है। तो अवनि मीन्स क्या होता है, इसका विलोम क्या होता है? तो बेटा अवनि का जो विलोम होता है ना वो अंबर होता है। अगर अवनि की बात करें तो इसका मतलब धरती होता है, और अंबर मतलब बेटा आसमान होता है, ठीक है? तो धरती का विपरीत आसमान होता है, तो अवनि का विलोम अंबर होता है। सो ऑप्शन नंबर सी 24 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौटिल्य, अरे कौटिल्य की बात न करो, इन्हें भैया विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में लेके जा रहा हूँ अभी प्रश्न से बाहर। और क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं। ये इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के
प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम जानते होंगे, उसके आचार्य हुआ करते थे। तो ये तो भैया बात रही कौटिल्य की, इतिहास की। अब हम आते हैं अपने प्रश्न के कौटिल्य में, ठीक है। प्रश्न में कौटिल्य है, विलोम शब्द का चुनाव करना है, उल्टा अर्थ देने वाले का। तो कौटिल्य का मतलब हो गया जो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है यार, ज्ञान उसके पास अथाह है, बहुत ज्ञानी टाइप का आदमी है। तो यहाँ पर बेटा जो आर्जव लिखा है ना, इसका मतलब बिल्कुल जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, समझ रहे हो, वो व्यक्ति है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बेटा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। सो जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन आपके गलत दिए गए होंगे, एक सही होगा और सही वाला भी आपको क्या करना है, सही करना है, ठीक है। तो बेटा 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से जरा इसे पढ़ो, उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने, यार मतलब का भवन निर्माण चल रहा है क्या, मतलब किसी भवन का निर्माण हो रहा है, किसी पुल का निर्माण हो रहा है, किसी बांध का निर्माण हो रहा है, किसी कारखाने का निर्माण हो रहा है, मतलब क्या इतना बड़ा तगड़ा काम, ना ना ना। निर्माण शब्द मतलब क्या है, मतलब ग्रंथ की रचना वचना वाला काम कर रहे हो, मैं आप निर्माण लगा रहे हो, बिल्कुल गलत कर देंगे, आंख मूंदते गलती मारेंगे, गलत। अगला देखो, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। यार भारी लग रहा है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मतलब हमको तो ठीक ठाक लगा, लेकिन अगले पे भी घूम लेते हैं, नहीं बाद में कहेगा हमारे पास नहीं आए। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तरह तरह के, मतलब ना ना ना, ये भी भैया नहीं है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि मतलब क्या यार, ऐसी बात करते। सो यहाँ पर भी नहीं होगा, राइट आंसर बिल्कुल भारी पड़ गया सब पे जाके ऑप्शन नंबर बी, कि समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। सो राइट आंसर क्या बेटा, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि सच्छास्त्र लिखा हुआ है, सच्छास्त्र, छा से छतरी वाला है आपका, छा क्षत्रिय वाला नहीं है, ठीक है। तो अब इसका बेटा संधि विच्छेद करना है। बेटा कर देंगे हम संधि विच्छेद, लेकिन सबसे पहले जो ये लिखा है ना, यहाँ पर एक्चुअली संधि कौन सी है, तो मेरे बच्चों आपकी व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि पर जाने से पहले मैं आपको बेटा बताना चाहूँगा कि संधि क्या होती है। बेटा जो संधि होती है ना, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होती है, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, संधि होती है। और संधि आपके हिंदी में 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर के बाद में स्वर आए सो स्वर संधि कहलाएगी। स्वर संधि के 5 भेद हैं, डेडिकेटेड वीडियो है। व्यंजन के बाद व्यंजन आए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन में से कोई भी आए तो व्यंजन संधि, और विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आए उसके बाद जो विकार या परिवर्तन होता है वहाँ पर आपको विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। तो पहला ऑप्शन क्लियर हुआ कि व्यंजन संधि है यहाँ पर। तो आपके मन में प्रश्न होगा, अरे संधि बता दो सर जी, तो व्यंजन संधि राइट आंसर। अब क्या करेंगे भाई कि राइट आंसर तक पहुँच जाएं, तो अब इसे हम मिटा लेते हैं और फिर उसके बाद आंसर की तलाश में निकलते हैं, तोड़ते हैं ये लिखा क्या है। अब एक्चुअली तोड़ने पे क्या है, एक्चुअली हमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जोड़ेंगे हम बेटा, तो ये जो टूटेगा ना, ये आपका टूटेगा सत में, धन शास्त्र में टूटेगा। अब आप कहोगे अरे ये कैसा हो गया भैया, सत। तो व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आए, विकार परिवर्तन हो, व्यंजन संधि। क्लियर, इज दैट क्लियर। राइट आंसर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया बेटा, जब कभी भी आधे ता के बाद में या फिर आपके आधे दा के बाद में सा से संयम आता है, मोस्टली तो ता के बाद में ही आता है, तो उस दशा में आपका जो ता है ना, ये आधे चा में अपने आप को बदलता है, और ये जो छा है ना, ये अपने आप को छा से छतरी में बदलता है। तो यही परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या लिखा हुआ बेटा, निम्नलिखित में से पवन का संधि विच्छेद कीजिए। अरे पवन, सबसे पहले तो स्वर संधि, पवन
कौन से संधि बच्चों? स्वर संधि इज द राइट आंसर। अगर दिया गया हो लेकिन आपसे तोड़वा रहा है भैया, हम तोड़ भी देंगे। पवन को अगर हम तोड़ेंगे तो टूटेगा पो धन अन में टूटेगा, और पो क्या किया, पा से निकाल हलन मतलब सुन कर दिया, और उसके बाद मेरे बच्चों को ले आया, यहाँ का आ गया, यहाँ का आ गया, ओ और जब आ मिले मतलब ओ औ के बाद में अन्य स्वर आएगा तो ओ अपने आप को आओ में बदलेगा, मानेगा नहीं, लेकिन छोटा की मात्रा से इसमें कोई परिवर्तन होना है। आओ का आओ रहेगा, मतलब आ पा था यहाँ पर, आप लिया, यहाँ पर आ मिलेगा इसके साथ, तो जैसे ही स्वर मिलेगा तो भैया स्वर बन जाएगा। सो ये हलंत क्या होगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाए भाई, हलंत खत्म हो गई। और ये जो बड़ा आ था ना, ये बेटा आपके इसी के मतलब हलंत खत्म हो गई, छोटा आ था ना, इसके साथ मिक्स हो गया। आगे क्या है, वा दिया गया है, और आगे बेटा क्या दिया गया, नन्नारे तो ना लिख दिया, पवन बन गया। बताओ बना दिया कि नहीं बना दिया? तो पो धन अन बराबर पवन। सो 28 का ऑप्शन नंबर बी इज दैट राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी भैया करेक्ट है। संधि कौन सी है? तो जहाँ पर आपके आए आए आ जाए, आओ आओ में परिवर्तन हो जाए, वहाँ पर अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। और अयादि संधि बेटा स्वर संधि का ये एक भाग है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, उन्हीं में से एक आपकी अयादि संधि भी है। ठीक है। 29 नंबर का सवाल, शोक किस रस का स्थायी भाव है? बेटा स्थायी भाव ऐसे होते हैं जो चिरकाल तक, अनंत काल तक स्थिर बने रहते हैं, वो स्थायी भाव होते हैं। अगर बात करें रस की, तो किसी काव्य को पढ़कर, और जो चोरी छुपे रात में देखते हो, समझ रहे हो, मूवी वगैरह, उसको देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस के नाम से जानते हैं। तो रस क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने से भी आता है, किसी को सुनने से भी आता है, किसी को देखने से भी आता है। मतलब किसी काव्य को पढ़ें, देखें, टेलीविज़न देख रहे हो, आनंद आ रहा है तो समझ लेना रस धमाधम चल रहा है। अब सिचुएशन के हिसाब से चलेगा कौन सा रस। तो शोक की अवस्था बेटा तब होती है जब करुण होता है, और जब करुण रस होता है मतलब जब कोई अपना करीबी व्यक्ति चिरविरह हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, अपने से अलग हो जाता है, विशेष करके मृत्यु की अवस्था में रहता है। वैसे है प्रेमी प्रेमिका बिछड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपका क्या है, वियोग श्रृंगार रस होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है। अगर मिल जाएंगे तो संयोग श्रृंगार होगा, लेकिन वहाँ पर मत लगाना करुण रस होगा, वहाँ पे ऐसा करुण रस थोड़ी ना, मतलब चिर विरह, मतलब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उस अवस्था में ऐसी अवस्था होती है। सो करुण रस का बेटा स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। शांत रस का मतलब होता है बिल्कुल शांत, मतलब निर्वेद, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा। हास रस का हाँ बेटा जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। और वीर का बेटा उत्साह होता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, जोश भर गया, उत्साह भर गया, वहाँ पर आपका वीर रस होता है। ठीक है। चलो अगला सवाल है बेटा आपके सामने, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या कितनी है? मतलब अगर हम छंद की बात करें, ये भी बेटा ना आपके काव्य की अच्छी खासी शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, काव्य को बड़ा प्यारा बना देते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। आपके छंद दोहा जानते हो ना, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया। कुंडलिया तो बेटा जिस शब्द से शुरू होती है उसी से ख़त्म भी होती है, सबसे अच्छी पहचान है। और दोहा तो जानते ही हो, 13 11 मात्राओं का खेल चलता है, और सोरठा आपका दोहा का उल्टा होता है, 11 13 मात्रा का खेल चलता है। पूरी थ्योरी क्लास ही हो जाती है, समझ लो, स्किप करके मत जाना। तो छंद से संबंधित गणों की संख्या बेटा, गणों की अगर संख्या की बात करें तो एक फार्मूला है, यमाता राज भान सलगा। क्या बात है, यमाता एक साथ है, राज भान एक साथ है, और सलगा एक साथ है। साल्ट कट हुआ करता था, क्या बोलते थे, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ सगड़ भगड़ नगड़ सगड़, और ये लघु और गुरु वाले हो गए। तो 7 निकले, 1 2 3 4 1 मतलब 5, मैं फिर से आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 हो गए क्या? अरे 8 हो गए तो इट्स ओके, 8 कर लेंगे यार, ऐसी क्या बात है भाई। तो 30 में राइट आंसर बेटा छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है? 8 हो जाएगी। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि सर जी आप तो 7 गिने थे, यहाँ तो 8 गिनवा दिए। भैया 8 वाला सही भी तो है, समझ रहे हो? चलो क्लियर हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है? आप जानते हो बेटा, जो हमारा अलंकार होता है ना, ये भी काव्य को ना बड़ा सुंदर सुव्यवस्थित सजाने का काम करता है। अलंकार बहुत जान डाल देते हैं आपके काव्य में, साहित्य में। अब कह रहा है कि कौन सा अर्थालंकार। अगर मुख्य रूप से बात करें तो अलंकार आपके 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक शब्दालंकार होता है, मतलब शब्द के माध्यम से काव्य में सुंदरता लाने का प्रयास होता है। दूसरा अर्थ के आधार पर काव्य में रोचकता, आकर्षण, आभूषण जो भी आप कहो वो करने का काम होता है। और तीसरा उभयलंकार भी होता है, लेकिन मोस्टली मैंने बताया कि 2 ही रहते हैं, एक शब्दा एक अर्था। ओके, तो अब कह रहा है कौन सा भैया नहीं है। अब ये जो ऑप्शन 31 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, इन्हें आप थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। अतिशयोक्ति अलंकार भैया बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, गागर में सागर भरने वाली बातें होती हैं। मतलब इतना रोया कि समुंदर में भी बाढ़ आ गई। मतलब क्या यार ताजुब वाली बात कर दी। अब इतना पानी पिया, इतना कि पूरा समुंदर खाली हो गया। ऐसी अवस्थाएं बेटा अतिशयोक्त अलंकार में आती हैं। चलिए खैर इस पर बात नहीं करेंगे, डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। तो अर्थ अलंकार की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर बेटा कौन सा? ध्यान से बताओ। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। अर्था अलंकार का भेद नहीं है, क्योंकि 3 तो भेद में आएंगे। चौथा आपका जो है क्या है? नहीं है। सो नहीं है तो वही सही है। तो अब राइट आंसर कौन सा है? जो 1 है। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अरे यमक अलंकार में जानते होगे, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। कनक मतलब धतूरा, कनक मतलब सोना, शब्द एक लेकिन अर्थ अलग अलग। सो वहाँ पर आपका यमक अलंकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आपको बताना है यहाँ पर। ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पूछ रहा है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार तो नहीं है। मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। अरे कह रहा है मानो ये जो घर है ना, ये घर जैसा नहीं है, कोई चिड़िया घर जैसा है, काँव काँव मची रहती है, च्यों च्यों मची रहती है। तो अब यहाँ पर क्या है ना, अगर बात करें आपके उत्प्रेक्षा अलंकार की तो यहीं पर है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान भी है कि मनु मानो जनु जानो। क्या लिखा होता बेटा? मनु मानो, मनु मानो जनु जानो, ये सब आपकी पहचान होती है। और मनु मानो मानो लिखा हुआ यहाँ पर, सो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बाकी और डिटेल में जाना है तो आप क्लास जा कर के देख सकते हो। दूध का दूध, पानी का पानी, और जो भी कुछ कर पाओगे सब कुछ हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, चलो अगला सवाल है बेटा आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। अरे वाह, ऊपर भी लिखा था काली घटा का घमंड घटा, बहुत बढ़िया, ये तो और सुपर है। अगला सवाल है, अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी है मतलब नगरी है लेकिन अंधेरा अंधेरा है। इसका मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ अन्याय बहुत होता है, और अन्याय जहाँ होता है तो अन्याय की जो जगह होती है उसे अंधेर नगरी कहा जाता है। और आपने शायद नाटक पढ़ा भी है, अंधेर नगरी, इसमें बोला गया है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, है ना, वही वाली। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। और अगले सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनाव कर दो दादा। मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या करना है? चयन करना है, चुनाव करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अंग्रेजी वालों उसी को बोलते हैं। गोद लिया गया पुत्र, जिस पुत्र को आपने गोद लिया है मतलब ऐसे उठा के गोदी ले ली है वो वाला नहीं, अडॉप्ट किया है, लिखा पढ़ी करवा के कहीं से लिया है। अनाथालय से भी हो सकता है, किसी दूसरे अपने करीबी से हो सकता है, तो उसे बेटा दत्तक बोला जाता है।
दत्तक से याद आया होगा रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। उसी के चक्कर में बहुत लड़ाई हो गई थी और अंग्रेज़ों ने, वैसे भी उनकी जो है राज्य हड़प नीति तो काम करती करती थी और उनका तो प्लान ही था, तो कहीं ना कहीं जो है दत्तक पुत्र था, इस वजह से जो है क्या किया था उन्होंने, झांसी पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन वो वीरांगना पूरी जी जान से लड़ी और अंतिम दम तक चुन चुन कर मारती रही। दुर्भाग्य था घोड़ा साथ नहीं दे पाया और उसके बाद जो है उनकी वो वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा राइट है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। अगला सवाल है, मैं भी मनुष्य हूँ बेटा, भावनाओं में बह जाता हूँ, लेकिन समझाना मेरा उद्देश्य है, मैं समझाने से पीछे नहीं हटूंगा, समझ रहे हो। अगला है, जो मापा न जा सके, अरे जिसे तुम माप नहीं पाओगे वो क्या होगा? परिमेय होगा, क्योंकि परिमेय का मतलब होता है माप सको, जिसकी माप तौल कर पाओ। आ लगा दिया है मतलब अमाप, अमाप मतलब जिसको माप न सको। सो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ए वाला ही सही है, बाकी से कोई मतलब है नहीं। अगला सवाल बेटा दिया गया है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो आपके विकल्प दिए गए हैं इनसे आप क्या करोगे? तत्सम शब्द का चुनाव करना है आपको, तत्सम शब्द का चुनाव करना है। अंश दिया गया है, अंश दिया गया है, अंश दिया गया है, अस दिया गया है, ये तो ना तत्सम में है, वैसे तो आपका तद्भव में मान सकते हो। अस यहाँ पर दिया गया है, वैसे तो ये शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ है नहीं, तो बिना अर्थ के हिसाब से हैं। और शब्द बेटा वही होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, मतलब सार्थक वाला ही होता है। वो अलग बात है कि निरर्थक शब्द जब सार्थक के साथ मिल जाते हैं ना, तो वो भी उसी की धारा में बह जाते हैं, वो भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे खाना सार्थक है, वाना क्या है? निरर्थक है। आपके यहाँ रिश्तेदार आए, आप क्या बोलते हो? खाना वाना खाए हो? वो कहता है हाँ खा लिए हैं। तो खाना तो सार्थक था, लेकिन वाना तो निरर्थक था ना। तो कभी कभी होता है ऐसा। डेडिकेटेड वीडियो है, इस पर भी देख लेना, जैसे यहाँ बता रहा हूँ उससे बढ़िया वहाँ समझाया है बिल्कुल A to Z। तत्सम शब्द बेटा वे शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, पहली बात तो। और जैसे संस्कृत में है ना, वैसे ही बिल्कुल प्रयोग हमने कहाँ किया है? अपनी हिंदी में किया है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा मत टिक करना। अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ओके, तो हिंदी बेटा यहाँ पर मतलब संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग तत्सम होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा है? 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भैया। अंश आपका क्या है? तत्सम शब्द है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। घींची पीची खत्म करते हैं, नहीं कहो आप कहोगे कि कुछ पता नहीं चला क्या हो गया। कपाट, अरे बोले मंदिर के कपाट अब बंद कर दिए जाएंगे, बद्रीनाथ के कपाट अब बंद कर दिए जाएंगे। कपाट समझ रहे हो ना, दरवाज़ा बोलते हो, गांव घर में किवाड़ बोलते हैं। सो तद्भव पूछ रहा है, मतलब आपके संस्कृत के शब्द हैं उनका क्या किया? विकृत कर दिया हमने, संस्कृत शब्दों को विकृत कर दिया, इसके बाद हिंदी में प्रयोग कर रहे हो बेटा, आपके तद्भव कहलाते हैं। ओके, तो किवाड़ बोलते हैं बेटा आपके कपाट। कपाट आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बेटा क्या हो जाएगा? किवाड़ हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दमदार तरीके से सही है, मतलब हल्का फुल्का नहीं, दमदार तरीके से सही है। ओके, अगला सवाल है, मिठास। मिठास में बेटा प्रत्यय कौन सा प्रयोग किया गया? अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्यय कौन होते हैं? शब्द के जो अंत में जोड़े जाते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं। तो मिठास यहाँ पर दिया गया है, मतलब अगर इसको तोड़ोगे ना तो क्या तोड़ोगे? मीठा, धन, आस। अरे जहाँ पर मीठे की आस हो, कुछ मीठा दे दो, किसी के नाम पे दे दो, तो आस लगा हुआ है, क्योंकि शब्द के जो बाद में जुड़ता है वही प्रत्यय होता है। सो आस प्रत्यय है। राइट आंसर बेटा 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक मेरे बच्चों क्लियर हो गया। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना बेटा, मिलान करना है हमें आपकी जो है। अच्छा, मैं पहले पढ़ देता हूँ ऊपर का बड़ा करके, फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ा डिटेल करता हूँ। ठीक है, पहले कथा पढ़ देता हूँ फिर आगे बताता हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में से उनके प्रथम और अंतिम अंश का जो 1 नंबर है और 6 नंबर वाला है वो आपका फिक्स है। ओके, फिक्स कर देंगे। बीच वाले जो यारा लावा वाले हैं वो बिना क्रम में दिए गए हैं,
चारों अंशों को उचित क्रम में आपको सेट करना है और उसके बाद आंसर बताना है, बता देंगे भाई। अब क्या मतलब है, ये मैंने आपको प्रश्न पढ़ना ज़रूरी था आपके सामने, मैंने इसीलिए पढ़ा। बाकी मुझे पता था कि इसमें करना क्या है और तुम्हें भी पता है इसमें करना क्या है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। पता नहीं क्या होना, पूछे नहीं लगा दिया दिक्कत हो जाएगी। प्रश्न है, 1 नंबर वाला है तो पहले वाला तो देखो भैया फिक्स है। पहले वाला क्या है, फिक्स है, कोई चेंजमेंट नहीं करना। जो आपका 6वें नंबर वाला है ये भी क्या है बेटा, ये भी आपका, ओहो फिक्स गलत लिखोगे क्या भाई, ये भी फिक्स है, मतलब स्थिर है, कोई बदलाव परिवर्तन नहीं करना। मतलब आपका 6 से कोई मतलब नहीं है। हाँ पूरा मिलाएंगे तो मतलब रहेगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं उसमें बदलाव करना है। और पहले नंबर वाले में नो चेंज करना है, 6 नंबर वाले को नो चेंज। अब बीच के आए यार अलावा 39 नंबर का सवाल है, ठीक है ओके। तो कह रहा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल सही बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तभी इतने आविष्कार हो रहे हैं। और हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बन चुके हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हमारे इसरो का कमाल है, कम बजट में क्या न कर दे, यही तो हम भारतीयों की खूबी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ज्यों ज्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तभी नए नए आविष्कार होते हैं। ओके, तरह तरह के नए उपाय सोचता है। हाँ अब आया है कुछ कुछ। ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है, ये बात है भाई। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जैसे ही आवश्यकता बढ़ेगी, मतलब आवश्यकता ज्यों ज्यों आदमी की बढ़ेगी, तो ये आपका क्या रहेगा, पहले नंबर में रहेगा। इन ऑप्शन में से ऊपर और नीचे वाले फिक्स हैं, हमसे मतलब नहीं है। मतलब पहले कौन सा रहेगा आपका, वाह वाला रहेगा। ओके, फिर क्या होगा भाई, त्यों त्यों मनुष्य उसकी, भाई ज्यों ज्यों क्या होगा, आवश्यकता होगी, ज्यों ज्यों आवश्यकता त्यों त्यों रास्ते निकालेगा। सो 2 नंबर ये जाएगा, लेकिन आपका या वाला जाएगा, क्योंकि इसका नाम या है और इसका नाम वा था, तो वाह वाला ये हो गया, या वाला ये हो गया। अब क्या होगा मेरे बच्चों, तरह तरह के उपाय सोचेगा भैया, पूर्ति के लिए उपाय सोचेगा। तो तरह तरह के उपाय सोचेगा तो ला आ जाएगा इसके बाद में, मतलब ये 3 नंबर में चला जाएगा। और उसके बाद दिया गया है बचा 1, तभी नए नए आविष्कार होते रहेंगे। सो रा यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर में, इसका मतलब यहाँ पर रा हो जाएगा। तो अब ऑप्शन देखो, वा या ला रा, वय लर वय लर वा। पहले तो वा से शुरुआत है, ये तो होगा नहीं। वा वय वय, वा के बाद या आ रहा है, सो इसमें तो है नहीं। वाह के बाद या आ रहा है, सो इसमें है नहीं, सो ये भी नहीं होगा। वय लर, ये देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा समय दिया है समझाने के लिए, चिंता न करना, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पेपर में आएगा, फिर गलती कर देते हो। अब इसमें क्या है, पहले नंबर वाला बेटा क्या है आपका, फिक्स दिया गया है, कोई चेंजमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करोगे आप। यहाँ पर जो लास्ट वाला है ये भी आपका फिक्स दिया गया है, और इसको भी आप कुछ नहीं करोगे। अरे आई है, ठीक है, आई के ऊपर बिंदी इतनी बड़ी हो गई, ये बिंदा बन गया, तो यहाँ पर फिक्स हो गया। अब क्या है, 11 लावा में चेंजमेंट करना है, इतने में ही आपको चेंजमेंट करना है। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न आपकी आंखों के सामने फटाफट कूद के आ चुका है, अब आंसर करना है हमें इसका। तो अब देखो कौन सा भैया आगे बैठेगा। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर साधनों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के जरिए की प्रगति का सबसे, हाँ क्या मिल गया, देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण, ये 1 नंबर में जाएगा बेटा। मतलब वाह वाला है ना, तो वाह पहले आ गया। ओके, आगे क्या कह रहा है, कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, हाँ यही तो जाएगा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए, सो ला चला जाएगा, वाह के बाद ला चला गया। ओके, मतलब ये 2 नंबर में चला गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, जरिए योजना और योजना साधन, ना ये केंद्र सरकार द्वारा, हाँ केंद्र सरकार द्वारा उद्यमों वाला 3 नंबर में चला जाएगा। मतलब कौन सा, या वाला है, तो हमने यहाँ पे या लिख दिया भाई, ये 3 नंबर में चला गया या वाला। तो अब कौन सा बचा, ये 4 में चला जाएगा, तो 4 वाला कौन सा है, रा वाला। लो इसमें क्या आया, वल यार वाह और ला, वल वल मिल रहे हैं, वल वल दोनों में मिल रहे हैं, इसमें वल मिल नहीं रहे, इसमें वल, 2 ऑप्शन पहले कट हो गए। अब क्या है, वल वल तो दोनों में मिल रहे हैं, वल वल तो मिल रहे हैं। आगे क्या मिल रहा है, यर मिल रहा है, यर,
इसमें मेरा रे वाला होगा नहीं, ईयर वाला हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं साथियों। अगला देखो, गद्यांश दिया गया है, शानदार गद्यांश है और इसका आंसर करना है। अरे इसका नहीं करना, मतलब इसे पढ़ करके जो प्रश्न दिए गए होंगे उनका आंसर करना है। बचपन के दिनों को सोचता हूँ, सच में यार बच्चे मन के सच्चे बड़े आराम रहती है, लेकिन पता नहीं किसने कहा है। ठीक है, तो सब कुछ बदला बदला लगता है। बचपन के दिनों को सोचता हूँ तो सब बदला बदला लगता है। इतना बड़ा हो गया हूँ, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, सारी चीज़ें। उस समय था कि रोने लगे भूख की वजह से, रोने लगे सोने की वजह से, रोने लगे जो कुछ भी करना है, खेलने नहीं दे रहे हो तो रोना शुरू कर दिया। सबसे बढ़िया हथियार है रोना और उसके बाद सोना। बचपन की बात कर रहा हूँ तो याद तो आती है बेटा, क्योंकि अब पता लगे 5-5 घंटा 4.5 घंटे में नींद पूरी करनी पड़ती है। और पहले दबा के सो, मम्मी पापा भी कहते थे बेटा जितना सो पाए ना उतना सो ले, तू जगना नहीं अभी, हाँ हमको अपना काम कर लेने दो। ठीक है, जिसे देखकर विस्मित हो जाता हूँ, लगता है भाई बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई, हवा निकल गई गेंद की तो खुद ही की निकल जाती थी। हम सभी बच्चे एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुँचे। उसके पिता साइकिल मरम्मत का काम करते थे। उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीक कर दिया। अरे क्या बात है, टिप्पी चपका दी भाई। हमारे आनंद का ठिकाना न रहा कि हमारी फुटबॉल जिंदा हो गई। फुटबॉल करे अभी हम जिंदा हैं। उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शान की बात समझी जाती थी और गरीबों के बच्चे इसके सपने ही ले सकते थे, हकीकत में बेचारे पढ़ नहीं सकते थे। कुछ बड़े घरों के बच्चे, अरे पैसे वालों की बात कर रहा है, पढ़ने जाते थे। समाज में अमीर गरीब का भेद अधिक हुआ करता था। ये बेटा गद्यांश था। अब हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। मतलब आप देख रहे हो बचपन के दिन थे, मस्ती के दिन थे। एक दिन हम फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल हो गई हमारी पंचर। दोस्त के पिता के यहाँ पहुँचे, पंचर की दुकान थी, मरम्मत की दुकान थी, फटाक से पंचर बना दिया। अरे दिल बाग बाग हो गया कि वाह चचा दद्दा अंकल तुमने कमाल कर दिया, अब हमारी जो है फुटबॉल जिंदा हो गई। तो अब यहाँ पर प्रश्नों को हमें छांटना है। बोर मत होना, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे, आपसे प्रश्न किया गया है। साइकिल चलाते थे। अरे चलाते कहाँ थे यार, मतलब ऐसी बात कर दोगे ना कि पहले लग जाए। साइकिल मरम्मत का काम करते थे। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। समाज में किसका भेद था, अमीर गरीब का भेद था। बताओ था कि नहीं, अमीर गरीब का भेद था। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जहाँ पर तेज़ी की ज़रूरत होगी मैं तेज़ चलूँगा, जहाँ पर थमने की ज़रूरत है मैं थम के चलूँगा, क्योंकि हमें समझना है मेरे दोस्त। अगला देखो क्या है, ध्यान से देखो। अगला सवाल 43 नंबर वाला प्रश्न है, विस्मित होने का क्या कारण है। अरे बचपन के दिन, सोचना, तेज बदलाव, यूं ही। अब विस्मित में क्यों हुआ यार, बड़ा हो गया हूँ, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, बदलाव आ गया है, बड़ा तेज बदलाव है, मन करता है मैं भी खेलूं, लेकिन अब बच्चों के साथ खेलूंगा तो कहेंगे देखो देखो बुड्ढा खेल रहा है। समझ रहे हो, शर्म नहीं आती। मतलब क्या, अब नन्हे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं बैट बॉल, अब मैं जाके खेलने लगूँ तो बोले देखो इतना बड़ा घोड़ा है। समझ रहे बोलते हैं, तो वही कह रहा है विस्मित होने का क्या कारण है बेटा, तेज बदलाव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, उन दिनों किसका चलन शुरू हो गया था। अंग्रेजी स्कूल, इंग्लिश मीडियम। माई नेम इज फलाना ढिमाका, तुम बोलोगे मेरा नाम ये, बोले हाँ तुमको तो अंग्रेजी आती नहीं है। अगला सवाल बेटा आपके सामने है, लेकिन चिंता न करना बेटा, राजभाषा है। वो दुर्भाग्य है कि राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई, पर मेरे हिसाब से राष्ट्रभाषा होती तो कितना आराम होता, पूरे देश की भाषा एक होती, भाषा के हिसाब से कोई लड़ता वड़ता नहीं। ठीक, बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है। बड़े घरों के बच्चे से मतलब क्या है, बड़े बड़े घर जिनके होते हैं, और बड़े बड़े घर भैया उन्हीं के होते हैं जिनके भैया बड़े बड़े होते हैं, बैंक अकाउंट है ना। तो 45 का बिल्कुल क्या है, पैसे वाले लोगों की बात कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बेटा आपके सामने, मेरे सामने। ओके, ये है बेटा सामने। ओके, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन पूरा नाम है।
इनका उपनाम क्या है बेटा? अज्ञेय है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 46 नंबर के प्रश्न का। ओके, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी जी किसके लिए जाने जाते हैं? गजब दोहे हैं बिहारी के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस से भरे हुए दोहे हैं। आनंद विभोर हो जाता है आदमी पढ़ करके, ठीक है, ख्यालों में खो जाता है। समझ लो इतनी शानदार इन्होंने जो है बिहारी सतसई की रचना की है। बिहारी सतसई। ओके, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? सूरदास की रचना बेटा सूर सागर भी है, सूर सारावली भी है और साहित्य लहरी भी है। नोट डाउन कर लेना, समझ भी लेना। सूरदास की भाषा तो मोस्टली भैया ब्रजवासी थे, तो भाषा भी ब्रज वाली ही थी। ब्रजनंदन की बातें थी तो ब्रज भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अवधि का मोस्टली प्रयोग बेटा आपके जो है तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है, और रामचरितमानस का नाम जानते होंगे आप, वो इसी में है। खड़ी बोली का प्रयोग ठीक ठाक तरीके भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को द्वारा किया गया है। ओके, राजस्थानी बेटा आपकी हिंदी की एक उपभाषा के अंतर्गत आती है। हिंदी की 5 उपभाषाएं, उन्हीं में से राजस्थानी भी एक है। चिंतामणि, क्या बात है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह? निबंध संग्रह है चिंतामणि, तो बेटा ये ना आपके रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और चिंतामणि आपकी पहले 2 थी, अब 3 भागों में है। 3 भागों में है आपकी चिंतामणि, ठीक है। चलो अच्छा, आप बताना कि 2 भागों में है कि 3 भागों में है, ठीक है, कन्फ्यूज हो गए कि नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द? मतलब ऐसे शब्द का चुनाव करना है ना जहां पर शब्द के पहले कुछ भी ना लगा हो। आप जानते हो किसी शब्द के पहले कुछ लगाया जाता है तो बेटा वो उपसर्ग होता है, शब्द के बाद में कुछ लगाया जाता है तो वो प्रत्यय होता है। कह रहा पहले कुछ नहीं लगा होना चाहिए, बस नहीं लगा वही हमारा आंसर है। तुम जल्दी से बता दो। संगम, संगम, समधन गम, यार सम उपसर्ग लगा है, ये वाला नहीं होगा। विधन मोचन, वी लगा है, नहीं होगा। प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण, या लगा है, नहीं होगा भैया, होगा होगा। तुमसे न हो पाएगा, अरे हम ही से होगा। क्रोध में किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। तो वीडियो बेटा आपका समाप्त होता है। भागो नहीं, भागो नहीं, रुको रुको रुको, कहाँ चल दिए? 50 में से कितना आपने किया है? कितने प्रश्नों की बैंड बजाई है? कमेंट करके बताओ। और बताया भी था कि 45 प्लस वाले ठीक ठाक है और एक एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। और डेडिकेटेड वीडियो आपको देखना है तो हर टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। पूरा थ्योरेटिकल है, एग्जाम्पल की भरमार है, सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे, समझ में आएंगे। अब वीडियो कैसा लगा, मुख्य मुद्दा यहाँ पर ये है, कमेंट करके बताओगे, कंजूसी करके मत भागना। उत्साहवर्धन के लिए लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक रॉकेट में आग लगाने का काम करता है। अब उसके बाद समझो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।